गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता की दृष्टि का महत्व, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था वैज्ञानिक महत्व। कल हमने आपको वैज्ञानिक महत्व पढ़ाया था ना संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत कि संस्कृत भाषा में विज्ञान ने भी काफ़ी सारी प्रोग्रेस की है। उससे पहले हमने आपको भाषाई आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, धार्मिक और नैतिक शिक्षा का महत्व भी संस्कृत के द्वारा आपको बतलाया गया कि संस्कृत जो भाषा है विश्व की सर्वाचीन या सर्वोत्तम भाषा मानी गई है। अर्थात सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा मानी गई है? संस्कृत भाषा। तो आज हम राष्ट्रीय एकता से पहले आपको वैज्ञानिक महत्व के बारे में, जो हमारा टॉपिक रह गया था कुछ, उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। वैज्ञानिक महत्व। इसमें हमने आपको बतलाया था कि सबसे पहले था बराहमिर ने ज्योतिष पर सूर्य सिद्धांत किया था। ज्योतिष शास्त्र पर, ज्योतिष शास्त्र पर क्या रचना रचित की? सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था? किसने रचित है रचना? बराहमिहिर, बराहमिहिर। ज्योतिष के ऊपर की तो इन्होंने सबसे पहले क्या, अपन के जो ग्रहण होते हैं ना, उन ग्रहणों के बारे में बताया। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में इन्होंने इस अपनी रचना में बतलाया था। और भास्कराचार्य ने, आर्यभट्ट ने भविष्यवाणी की सर्वप्रथम रचना की थी। आर्यभट्ट ने बतलाया था भविष्यवाणी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए। सूर्य सिद्धांत तो केवल सूर्य के अनुसार, अर्थात ज्योतिष में जो ज्योतिष शास्त्र के लिए बतलाया गया उसमें आर्यभट्टियम में बताया गया था भविष्यवाणी। आर्यभट्ट की थी, उसने भविष्यवाणी जिसमें ग्रहणों का वर्णन किया गया है, चंद्र ग्रहण कब होगा और सूर्य ग्रहण कब होगा। उसी प्रकार से भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य की जो ये भी ज्योतिष के आधार पर थी, भास्कराचार्य की थी सिद्धांत शिरोमणि, शिरोमणि। ये भी किसके आधार पर थी? ज्योतिष के आधार पर थी। तो जैसे कभी कभी आप जब कंपटीशन की तैयारी करते हो या कोई हम एग्जाम देते हैं तो बतलाते हैं कि बराहमिर की कौन सी थी? सूर्य सिद्धांत। ये किसके ऊपर थी? ज्योतिष शास्त्र के ऊपर। उसी प्रकार से भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि थी, ये भी किसके आधार पर थी? ज्योतिष शास्त्र के आधार पर। विज्ञान संबंधी तथ्यों में संस्कृत भाषा में चिकित्सा के रूप में आपको कल बतलाया था चरक, बाघभट्ट और भावमित्र। चरक, बाघभट्ट और भावमित्र, इन्होंने भी, चरक जो थे वो शल्य चिकित्सा के थे। सुश्रुत संहिता, इनकी जो ग्रंथ है कौन सा? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, इनमें शल्य चिकित्सा के बारे में पूरा संपूर्ण ब्यौरा दिया गया है। जो आज हमारे जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो सुश्रुत संहिता में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि उस समय शल्य चिकित्सा किस प्रकार से की जाती थी। जो आज हम मेडिटेशन का नाम देते हैं, आयुर्वेदिक रूप में जो कार्य करते हैं, वो सुश्रुत संहिता में बहुत पहले ही, हमारे प्राचीन काल में ही संस्कृत भाषा में लिखी गई है। उसी प्रकार से रसायन विज्ञान का कल बताया था आपने, रस रत्नाकर। जो रसायन विज्ञान का क्या था? नागार्जुन ने लिखा था। किसने? नागार्जुन ने रसायन विज्ञान पर, रसायन विज्ञान पर रस सिद्धांत का जो निर्माण किया था, उन्होंने इसमें क्या बतलाया था? उन्होंने इसमें आशवों की विधियों का वर्णन किया था। रसायन विज्ञान पर आशवों की विधियों के बारे में बतलाया। तो संस्कृत भाषा का महत्व तो और ही बढ़ गया, क्योंकि सबसे पहले ही जो सबसे प्राचीन वो हमारी जो संस्कृति है, जो माँ है, जो हमारी जननी कहलाई है, कौन है? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा में ये सारा पहले ही
खजाना भरा पड़ा हुआ है। जो आज वर्तमान में कहते हमने यहाँ पर पहुँच गए, तरक्की कर ली विज्ञान, वो सारा काम तो पहले ही प्राचीन काल में हमारा हो चुका है। तो आश्रमों की विधियाँ नागार्जुन के द्वारा रसायन विज्ञान में बतलाई हैं। कौन सी इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ था? रस रत्नाकर, ग्रंथ का नाम है रस रत्नाकर। उसी प्रकार से गणित और रेखा गणित में भी, किसमें आज हम देखते हैं गणित में जो पढ़ते हो आप, गणित और रेखा गणित में जितनी भी प्रमेय हैं, जितनी भी प्रमेय हैं, गणित और रेखा गणित में जितनी भी प्रमेय हैं, उन प्रमेयों का उनमें से अधिकांश प्रमेयों का उत्पत्ति बोधायन के सूत्रों से हुई है। उनमें से अधिकांशतः प्रमेयों की उत्पत्ति बोधायन के सूत्र से हुई है, सूत्र से हुई है। अधिकांश जो प्रमेय है गणित और रेखा गणित में जितनी भी हमारी क्या थी, प्रमेय थी, उन प्रमेयों का अधिकांश जो प्रमेय थी उनकी उत्पत्ति किससे मानी गई? बोधायन के सूत्रों से मानी गई। जो आज हम वर्तमान में जिन प्रमेयों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन प्रमेयों का हमने काम में ले रहे हैं, उनका सूत्रधार कौन था? बोधायन। उसी प्रकार से त्रिभुज का सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञान सूत्र सिद्धांत नामक ग्रंथ में हुआ था। त्रिभुज का सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञान सूत्र सिद्धांत में हुआ था। सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञान सूत्र सिद्धांत में हुआ था। उसी प्रकार से आगे देखें तो दशमलव और शून्य की कल्पना ये भी भारतीयों की देन है। इसका आपको पता है, आपको दशमलव और शून्य की कल्पना किसकी देन है? भारतीयों की देन है। तो ये जितने भी सारे ग्रंथ हैं, जितने भी गणित, रेखा गणित, रसायन शास्त्र और जितने भी शास्त्र है, शल्य चिकित्सा, ये सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा के महत्व को बतलाते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा कितनी समृद्ध, सुदृढ़ और शक्तिशाली भाषा है। आगे भी है इसमें भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और श्रीप्रति जैसे संस्कृत के विद्वानों ने बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। किन किनों ने किया बीज गणित के क्षेत्र में? भास्कराचार्य, श्रीप्रति, ब्रह्मगुप्त, ये कौन थे? संस्कृत के प्रकांड विद्वान, संस्कृत के विद्वान। इन्होंने बीज गणित का उल्लेख किया है, बीज गणित के बारे में बतलाया है। किन्होंने? भास्कराचार्य, श्रीप्रति, ब्रह्मगुप्त इत्यादि ने बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। राजनीति विज्ञान में कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। राजनीति जो शास्त्र है, राजनीति के हम देखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा माना जाता है? आज भी अर्थशास्त्र को हम फॉलो करते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़कर ही बतलाते हैं। राजनीति के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र नाम से तो ऐसा लग रहा है कहीं धन की व्याख्या की हो, इसमें अर्थ हो, मनी हो, पैसा हो,
पर जी नहीं, इसमें किसकी बात बतलाई है? राजनीति की। किसकी? राजनीति की। अब ये अर्थशास्त्र एक 15 अधिकरणों में विभक्त है और अधिकरण यानी अध्याय, और ये लिखा किस में गया? संस्कृत भाषा में। राजनीति संबंधित है, लिखा किसमें? संस्कृत भाषा में। तो ये भी संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण देन रही है संस्कृत भाषा में। आगे देखा जाए तो दर्शन शास्त्र में भारतीय षड दर्शन विश्व में अग्रगण्य है। भारतीय षड दर्शन अग्रगण्य है। सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, चार्वाक दर्शन, बहुत सारे दर्शन ही दर्शन है आगे। सांख्यकार का, मीमांसा, बहुत सारे जो 6 दर्शन माने गए हैं। चरक दर्शन, चरक संहिता में तो ये बोला है कि मस्त रहो, घी पियो और कर्ज लेके भी घी पियो, मतलब स्वस्थ रहो, अपने आप को स्वस्थ रहने दो। ये भी सारी चीज़ें किस में लिखी गई हैं? ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। भाषा विज्ञान में यास्क और पाणिनि के क्रमशः, भाषा विज्ञान में अगर देखें तो यास्क का क्या है? यास्क का है निरुक्त और पाणिनि का है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो भारत के लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण देन साबित हुई है। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथों की श्रेष्ठता विश्व में सर्वमान्य है। ये निरुक्त और अष्टाध्यायी जो ग्रामेटिकल जो पैराग्राफ है हमारा, जो ग्रामर पढ़ते हैं हम, व्याकरण पढ़ते हैं, वो व्याकरण अष्टाध्यायी में आपको देखने को मिलती है। निरुक्त में भी जो पाद हैं, जो निकात हैं, वो सारे जो अध्याय हैं इसके, उसमें सारी चीज़ों का वर्णन दिया गया। नाम, आख्यात, उपसर्गवाद, ये आपने कभी पढ़ा हो तो ये हमारी संस्कृत के देन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक, सिद्ध और प्रेरित मानते हैं। अर्थात हम संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण के आज भी ऋणी है और इसकी धूमिल नहीं करना है, हमें इसको और उच्च बढ़ाना है। अब आगे पढ़ते हैं हम राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से संस्कृत का महत्व। अब आपके आराम से समझ में आ गया होगा वैज्ञानिक महत्व। कल शायद थोड़ा मैं जल्दी करके गई थी आपको, तो आज आपको दोबारा से इसका क्लियरिफिकेशन करवा दिया गया है। अब राष्ट्रीय एकता की बात करें तो हमारा जो देश है विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म प्रधानों वाला देश बतलाया है। जाति, धर्म, सांस्कृतिक एकता, रहन सहन, खान पान, विविधता में एकता, वो हमारी संस्कृति या हमारी संस्कृति की पहचान है। इसमें संस्कृत का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक योगदान रहा है। विभिन्न जाति हैं, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न धर्मों के मानने वाले हैं, विभिन्न भाषाई आधार पर रहने वाले हैं, फिर भी हम क्या हैं? एक हैं। हम सभी हम ये थोड़ी कहते हैं राष्ट्रीय नागरिकता हमारी एक मानी गई, हम ये थोड़ी कहते हैं हम राजस्थानी, हम गुजराती है, हम पंजाबी हैं, हम महाराष्ट्रीय, नहीं, आई एम इंडियन। केवल एक ही हमारी क्या है? नागरिकता है। तो हम क्या बोलते हैं? हम भारतीय हैं। आप दूसरे देश में जाते हो तो ये थोड़ी कहते हो राजस्थानी, हिंदी, तो हम केवल क्या कहते हैं? हम इंडियन है। तो राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी संस्कृत भाषा का, संस्कृति की यह एकता संस्कृत भाषा के ही कारण हुई है। वायु पुराण में भारत के बारे में लिखा है उत्तरम यत्, वायु पुराण में जो भारत के बारे में लिखा गया है। 18 पुराण बताए ना, अष्टादश पुराणेषु उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तर में क्या है? उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। ये हमारी भौगोलिक परिस्थिति को बतलाता है, समुद्र और हिमाद्री, हिमालय के लिए। तद
वर्षम तद भारतम नाम भारती संतति यत्र। वर्षम तद भारती नाम भारती या भारती नाम वर्षम तत् भारतम नाम भारती संसति यत्र। नाम भारती संतति यत्र है तद भारतम क्या बतलाए? उत्तरम यत् समुद्र से हिमादेश चैव दक्षिण है वर्षम तद भारतम नाम भारती संतति यत्र। इस श्लोक में वर्णित भारत का भौगोलिक चित्र राष्ट्रीय एकता का बोधक है। भारत में उत्तर में समुद्र, दक्षिण में हिमाद्री और समुद्र, फिर भी उसका नाम क्या है? उत्तर से लेके और दक्षिण तक नाम तो उसका क्या रहेगा? तद भारतम भारती संतति यत्र। उसका उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम तक का जो भी परिक्षेत्र है वो उसका नाम क्या कहलाएगा? भारतीय ही कहलाएगा। या भारत के बारे में, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हिमालय की जो चोटी है उस चोटी से लेकर समुद्र तक का जो स्थान है वो भारत के नाम से ही कहलाता है। संपूर्ण भारत में संस्कृत के प्रति आदर हिंदुओं के सभी का, संपूर्ण जो भारत है जो हमारी संस्कृति के प्रति क्या है? आदर भाव रखते हैं। क्या रखते हैं? आदर भाव। और संपूर्ण जो हिंदुओं के कार्य होते हैं वो कौन सी भाषा में क्या होते हैं? वो केवल संस्कृत भाषा में ही होते हैं। आप कोई पूजन करवा लिए, हवन यज्ञ कोई भी कार्य करवाइए, वो सारे कार्य क्रियाकलाप किस में होंगे? संस्कृत भाषा में ही होंगे। पूजा से संबंधित जो जितने भी कार्य होते हैं वो संस्कृत भाषा के ही होते हैं। आपको मैंने एक श्लोक भी बताया था कि हमारे धार्मिक व्यक्ति स्नान करते समय भी क्या करते हैं? श्लोक का वर्णन करते हैं। गंगे यमुने च सरस्वती लिखाया था ना, गंगे यमुने च सरस्वती गोदावरी नर्मदे बतलाया था ना। ये भी हमारा धार्मिक वैधता को बतलाता है, जिसमें हमारा भारत की जो प्रमुख नदियाँ उनका नाम समस्पष्ट है। नर्मदे सिंधु कावेरी जल में अश्मि सन्निधि कुरुम। हे माँ कावेरी, यमुना, गंगा, सरस्वती, जितनी भी आप हैं आपके जल को मैं अपने ऊपर संलग्न कर रहा हूँ या अपने ऊपर कार्य कर रहा हूँ। इस जल से मैं कार्य कर रहा हूँ कोई भी। इसके पश्चात भारत में नगरों के नाम, नगरों और पर्वतों का नाम का भी स्मरण किया जाता है। नगर हुए और पर्वत हुए, ये भी हमारी धार्मिक संस्कृति को पहचान दिलाते हैं। जैसे ये राष्ट्रीयता में एकता ही तो है। हम उत्तर में अलग रहते हैं, उधर दक्षिण वाले अलग रहते हैं, उधर पूरब वाले अलग रहते हैं और पश्चिम वाले अलग, फिर भी हम क्या हैं? एक है। हमारी संस्कृति एक, विभिन्नता में एकता, विविधता में एकता। जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। अयोध्या, मथुरा, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका प्राचीन नाम थे। अब इनका सबका नाम क्या हो गया? किसी का नाम, बहुत से ऐसे हैं जिनका नाम यही है, परंतु अब जो आधुनिक नाम इनके चेंज हो चुके हैं। पुरी द्वारवती चेव सप्ते स्था मोक्षदायिका। पुरी द्वारवती चेव, पुरी जगन्नाथपुरी, पुरी द्वार चेव, पुरी द्वारवती चेव सप्तेता मोक्षदाचिका। सप्तेता मोक्षदायिका। मोक्षदायिका कहने का तात्पर्य यह है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काशी है ना वाराणसी, जानते हो आप, कांची, अवंतिका, उज्जैन, पुरी, जगन्नाथपुरी, द्वारवती यानी द्वारका, ये सातों नगर मोक्ष प्रदान करते हैं। सप्त प्लस एता, सप्तेता, संधि करते हो ना, व्याकरण का पाठ पढ़ते थे। ये जो सातों जो नगर हैं
ये हमें क्या करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। अवंतिका, पुरी, द्वारवती, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका, पुरी और द्वारवती, ये सातों जो नगर हैं ये हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं प्रयागम, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, पुरीम। प्रयागम, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, पुरीम। प्रयागम, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, पुरीम। इंद्रप्रस्थ गया चेवे प्रत्युष प्रत्यहम स्मरेत। इंद्रप्रस्थ गया चेवे, इंद्रप्रस्थ गया चेवे, इंद्रप्रस्थ गया चेवे प्रत्युष प्रत्यहम स्मरत। प्रत्युष प्रत्यहम स्मरेत। स्मरण किया जाता है इन नगरों को भी, जैसे अर्थात प्रयाग, पाटलिपुत्र यानी पटना, विजयनगर, पुरी यानी जगन्नाथपुरी, इंद्रप्रस्थ यानी आप जानते हो दिल्ली, गया जैसे नगरों का मनुष्य को प्रतिदिन प्रातःकाल स्मरण करना चाहिए। ये प्रातःकाल का स्मरण, पहले मैंने आपको बताया ना, कराग्रवस्ती, ओम नमः शिवाय, बहुत सारे जो नैतिक मूल्य थे हमारे उनके बारे में। उसी प्रकार से प्रातः स्मरण के समय भारतीय जन निम्नलिखित श्लोक में भारत के पर्वतों के नाम का हिमद्रो, मलय, देवात्मा, हिमालय, रैवतको, विंध्य, गिरिशा स्थित मलय, श्रहाद, देवता, हिमालय, रैवतक, अरावली का ध्यान करना चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें हमारे लिए देखा जाए तो हमारी जो संस्कृति है, वो चाहे नदी हो या समुद्र हो या पर्वत हो, मतलब वो निर्जीव हो या जीव हो, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना, ये हमारी राष्ट्रीय एकता के रूप में परिणत पाया गया। चाहे हम उत्तर में रहे, चाहे हम दक्षिण में, पूरब में रहे या पश्चिम में, परंतु हमारी जो एकता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मान्यता है, उनको हम नहीं भूलते। चाहे विविध भाषी वाले लोग हो, दूसरी ऐसी नहीं है कि हम हिंदी भाषी हैं तो दूसरे महाराष्ट्री भाषी लोग इस कार्य को नहीं करते, सब लोग यही कार्य करते हैं। प्रातः स्मरण के माध्यम से संपूर्ण देश की प्रमुख नदियां, पर्वतों का ध्यान करने की सुंदर योजना संस्कृत के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा साहित्य में नहीं है। अर्थात संस्कृत की ही देन माना गया है इन नदियों को, पर्वतों को, और जो भी कुछ है वो संस्कृत भाषा की ही देन है। इसलिए राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। संस्कृत साहित्य के संपर्क में रहकर भारतीय जन राष्ट्रीय एकता के सूत्र में संबंध रहते हैं और रह सकते हैं। संस्कृत के साहित्यकार भारत को एक राष्ट्र मानकर ग्रंथ रचना करते हैं। उदाहरणार्थ कालिदास का मेघदूत, मेघदूत पढ़ा है आपने, खंड काव्य, गीति काव्य और दूत काव्य। काव्य की परंपरा, दूत काव्य की परंपरा ऋग्वेद काल से चली आ रही है, परंतु जो कालिदास के आप पढ़ेंगे ना, मेघे मागे गते वयम, ये सूक्ति है, मेघे मागे गते वयम, मेघ के कालिदास का मेघदूत और शिशुपाल वध का माघ का शिशुपाल वधम। इन दोनों का अगर पढ़ ले आदमी का जीवन ही संपूर्ण हो जाए, पर इन दोनों का पढ़ने के लिए रसास्वादन जो आता है उसका अंत नहीं है। तो इनको जो पढ़ने से कालिदास ने जो प्राकृतिक छटा का वर्णन किया, पूरे संपूर्ण भारत की नदी, पहाड़, झील, प्रकृति का मनोरम दृश्य, वो इस जगह देखने को मिलता है। तो ये हमारी संस्कृति की ही देन है, जो हम कहाँ से लेकर प्राकृतिक वातावरण लेकर नदियों को, पहाड़ों को, ऊंचे ऊंचे मीनारों को, महाकाल तक का उन्होंने वर्णन किया। उज्जैनी की नगरी में गया था महाकाल का, फिर लास्ट में कैलाशपुरी, अलकापुरी तक वो गया था। इन सारी चीज़ों का अपने खंड काव्य में प्राकृतिक के दृश्यों का चित्रण किया। दक्षिण के वृक्षों, फलों आदि के आदर के साथ नाम लिया गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साहित्यकार उत्पन्न हुए, उनकी रचनाएं सभी क्षेत्रों के आदर से पढ़ी जाती है।
संपूर्ण क्षेत्र देश में संस्कृत का पठन पाठन हो रहा है। इस विषय में किसी धर्म, जाति, वर्ग को आपत्ति नहीं है, विरोध भी नहीं है संस्कृत का। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका अध्ययन सभी भारतवासी करते हैं, इसमें कोई अत्युक्ति या संदेह नहीं है। संस्कृत भाषा ने भारत में राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया है। संस्कृत भाषा, अभी तो हम समुद्र ले लो, प्राकृतिक दृश्य ले लो, विभिन्न भाषी भाषा ले लो, परंतु राष्ट्रीय एकता को जिसने जोड़ा है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। अब लास्ट हमारा इसमें पॉइंट है, वो है कला की दृष्टि से महत्व। ये हो गई राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से। अब हो जाएगा एक पॉइंट है हमारा कला की दृष्टि से संस्कृत भाषा का महत्व क्या है। संस्कृत ने कला में क्या किया है? संस्कृत जो भाषा है वो कला की दृष्टि से किस प्रकार से महत्वपूर्ण मानी जाती है? प्राचीन काल में ज्योतिष दर्शन, व्याकरण, आयुर्वेद और विज्ञान के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी उन्नति हुई है। किस में? प्राचीन काल में ज्योतिष, विज्ञान, व्याकरण, इसके साथ साथ किसकी उन्नति हुई है? कला की भी उन्नति मानी जाती है। ज्योतिष के साथ साथ विज्ञान, कला और ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन, इनके साथ कला की उन्नति हुई है। जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला में भारत विश्व विख्यात माना जाता है। कौन कौन सी में? मूर्ति कला, स्थापत्य कला, इन सारी कलाओं में भारत क्या जानता है? विश्व में अग्रगणी है या विश्व विख्यात में चित्रकला। सिंधु घाटी, हड़प्पा एवं लोथल तथा आड़ के अवशेषों से इन कलाओं के उन्नति के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी, लोथल और आहड़ जैसी सभ्यताओं से इन कला का निर्माण मिलता है। तो संस्कृत की दृष्टि से उस समय हमारे यहाँ पर कला में भी काफ़ी पारंगत माना गया है। इन कलाओं के अतिरिक्त नाट्यकला, अभिनय कला, इन कलाओं के अतिरिक्त नाट्य, अभिनय, नृत्य, वेशभूषा, नाट्यकला, अभिनय कला, नृत्य कला, संगीत कला, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, सिंधु लोथल, इनमें तो मिल ही जाती है, परंतु इसके अतिरिक्त नाट्य, अभिनय, नृत्य, वेशभूषा, संगीत आदि कलाओं के संबंध में संस्कृत ग्रंथ से पर्याप्त जानकारी मिलती है। अतः कला की दृष्टि से संस्कृत भाषा का विशेष महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। इनमें भी विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति की है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी की है, उधर व्याकरण के क्षेत्र में की है, ज्योतिष के क्षेत्र में भी की है। तो ये संस्कृत भाषा हमारी कला में भी अछूती नहीं रही है। संस्कृत का महत्व स्पष्ट होता है। इस भाषा के वैभव को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। उपयुक्त विवेचन की अगर लें, अगर जितने पॉइंट हमने पढ़े हैं भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर, राजनीतिक के आधार पर, ऐतिहासिक के आधार पर, राष्ट्रीय एकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, उधर व्यावसायिकता के आधार पर संस्कृत का जो महत्व है उसको वैभवशाली बनाए रखने का या उसको और गौरवान्वित करने का हम सभी राष्ट्रवासियों का योगदान और हमें रहना चाहिए, योगदान इसको देना चाहिए और आगे इसको बढ़ाना चाहिए। किस प्रकार से हमारी संस्कृत भाषा जीवंत रहे, इसका नाम धूमिल ना होए, धूमिल ना मिट पाए। जो संस्कार, जो आचरण संस्कृत भाषा से मिलता है वो विश्व की और अन्यत्र भाषा से नहीं मिलता। जो सारे क्रियाकलाप आपको देखने को मिलता है, इसमें धार्मिकता के रूप में भी देखने को मिला है, भाषाई आधार पर भी मिला है, आपको प्रकृति का मनोरम दृश्य भी मिला है, विज्ञान के आधार पर भी आपको मिला है, जैसे शल्य चिकित्सा और गणित के विषय में प्रमेय वगैरह जो भी हैं, रसायन क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें आपको
संस्कृत भाषा में ही देखने को मिली है। तो जितने सारे राष्ट्रीय एकता की जो महत्व थी, संस्कृत का जो महत्व था, जो भाषाई ले लो, ऐतिहासिक ले लो, व्यावसायिक ले लो, इस महत्व को हमें बनाए रखना ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। आशा करती हूँ ये आपको संस्कृत भाषा का महत्व समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम संस्कृत शिक्षण का, ये तो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा का महत्व था, और अब आपको अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे हम, वो संस्कृत भाषा का, संस्कृत शिक्षण का महत्व के बारे में अध्ययन कराऊंगी। तब तक के लिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।